जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इतिहास की कड़ी में हम आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे थे। दोस्तों, आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण एक गवर्नर जनरल कह लीजिए या वायसराय कह लीजिए, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग आज का विषय है। आज हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानेंगे, क्या महत्वपूर्ण उनसे सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है, इससे पहले हम लोग डलहौजी के बारे में पढ़ रहे थे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, कैसे उन्होंने रेलवे का विकास किया, टेलीग्राफ का विकास किया। उसके बाद जो है इन्होंने कैसे जो है हड़प नीति के तहत जो है अलग अलग क्षेत्रों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। उन्हीं के बारे में हम पढ़े थे कि जो है वो सबसे अधिक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के गवर्नर जनरल हुए थे अभी तक। तो दोस्तों, आइए हम लोग लॉर्ड कैनिंग के विषय में पढ़ते हैं, क्या इनसे महत्वपूर्ण चीजें बनती है परीक्षाओं में। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है ये 1856 से 1862 के बीच रहा था। ठीक है, तो इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इनके कार्यकाल से बनकर सामने आती है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों, इनके समय देखिए, एक जो है सबसे पहले संथाल विद्रोह। ठीक है, इन्हीं के समय सबसे पहली बार संथाल विद्रोह हुआ था। आपको पता होगा, संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से जस्ट पहले एक सशक्त विद्रोह हुआ था। ये दोस्तों एक आदिवासी विद्रोह था। परीक्षाओं में सवाल भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा एक सशस्त्र जो है एक विद्रोह हुआ था। तो ये दोस्तों संथाल विद्रोह था। इनके बारे में हम जानते हैं कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था, ये जो है सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव, चार भाई थे। इनके द्वारा जो है ये संथाल विद्रोह किया गया था। ये दोस्तों याद रखेंगे 1855-56, ठीक है, 1855-56 के बीच हुआ था। ये दोस्तों, ये जो क्षेत्र, ये एक क्षेत्र में हुआ था जो कि भागलपुर से, याद रखेंगे, भागलपुर से लेकर राजमहल, ठीक है, राजमहल, भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। इनके बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे, दामन ए कोह इनका नाम है दोस्तों। ठीक है, भागलपुर और राजमहल के क्षेत्रों के बीच जो जगह है उनको दामन ए कोह के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे आइए जानते हैं इनके बारे में और भी क्या परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था दोस्तों, ये एक आदिवासी विद्रोह था। इनके द्वारा जब ये दबा दिया गया, ये जब विद्रोह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो इसके बाद सरकार ने एक आदिवासी जिला बनाया था दोस्तों, जिसका नाम था संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना देश का पहला आदिवासी जिला बनाया गया। ठीक है, संथाल परगना याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक शब्द अभी हम बोले, आदिवासी, याद रखेंगे, आदिवासी शब्द को देने का काम, आदिवासी शब्द जो है, आदिवासियों को एक शब्द जो दिया गया आदिवासी, ये शब्द ठक्कर बाबा के द्वारा दिया गया था। ठक्कर बाबा याद रखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह जो है ये 1856 में एक एक्ट लाया गया था, जिसका नाम था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, ये 1856 में लाया गया था। ये लॉर्ड कैनिंग के ही समय लाया गया था। इस समय इनको एक बहुत ही ज़्यादा, भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, या फिर भारत में इसको सशक्त बनाने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के किया गया था। आप जानते होंगे इनके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक भी है जिसका नाम है दोस्तों सोम प्रकाश। ठीक है, याद रखेंगे, सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। ठीक है दोस्तों, सोम प्रकाश एक पुस्तक है जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। इनमें जो है दोस्तों, जो हिंदुओं में जो कुरीतियां व्याप्त थी, जो कि अगर कोई विधवा हो जाती थी, असमय अकाल मृत्यु अगर किन्हीं की हस्बैंड का हो जाता था, तो ये आप पूरे जीवन भर एक कलंक रूपी, लोग उनको एक अभिशाप के रूप में मानते थे। तो उन्हीं के लिए सोम प्रकाश में जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी जो है सशक्त रूप से इनको सामने लेकर आए और एक एक्ट के माध्यम से इसको समाप्त भी कराया था दोस्तों। ठीक है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काफ़ी अहम योगदान है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सोम प्रकाश
ये दोस्तों सोम प्रकाश हम लोग बाद में जानेंगे कि सोम प्रकाश को जो है प्रतिबंधित किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जब प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसको दम घोटू कानून भी कहा जाता था। उसी पर हम देखेंगे कि एक ये और एक अमृत बाजार पत्रिका, इन दोनों पत्रिका के माध्यम से जो है जो प्रचार प्रसार भारत में की जाती थी, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन में, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक और चीज दोस्तों याद रखेंगे आप, सोम प्रकाश जैसा पुस्तक है, एक और पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश जो है दोस्तों, वो जो लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। आपको पता होगा कि दयानंद सरस्वती दोस्तों याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था दोस्तों, ठीक है, मूल शंकर था। इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब भी लिखी थी, और भारत में 1875 में, याद रखेंगे 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और इस आर्य समाज का एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया, जिनका नाम था, आप जानते होंगे, वेदों की ओर लौट चलो। मतलब बहु हिंदूवादी थे, हिंदू के कट्टर समर्थक थे, और इन्होंने ये बताया कि हर चीज, समस्त चीज हमारे वेदों में है, तो आइए हम लोग अब वेदों की ओर लौटते हैं। इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। इनके गुरु का नाम विद्यारण्य था दोस्तों, याद रखेंगे, विद्यारण्य था, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों 1857 की क्रांति। लॉर्ड कैनिंग के ही समय 1857 की क्रांति का आगाज हुआ था दोस्तों। कारण ये था कि जब डलहौजी आए थे, तो डलहौजी के समय जो राइफल जो यूज होता था, क्या नाम था, बेड बॉस के जगह पर एनफील्ड राइफल, ठीक है दोस्तों, नाम याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो है लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया, और एनफील्ड राइफल में जो दोस्तों कारतूस लगता है, उस कारतूस में कहा जाने लगा कि गाय और सुअर के चर्बी से ये उसका कवर बनाया जाता था, जो उनका कारतूस होता था। तो इन्हीं सभी कारणों के वजह से 34वीं रेजिमेंट के एक व्यक्ति थे, 34वीं रेजिमेंट, याद रखेंगे 34वीं रेजिमेंट, जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे, याद रखेंगे दोस्तों। मंगल पांडे ने वहां के सेनाध्यक्ष को मार दिया था, और यहां से इन्होंने मेरठ से इनकी शुरुआत की थी दोस्तों। लेकिन विधिवत रूप से 10 मई को, याद रखेंगे 10 मई को 1857 को, जब ये सेना, यहाँ की सेना जब चली गई थी दिल्ली, और दिल्ली जो तात्कालिक मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जब उनके पास जाकर इन्होंने उनके नेतृत्व का आह्वान किया था, तो दोस्तों ये 10 मई 1857 को विधिवत रूप से वहां से शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक नारा भी था यहाँ का, उस नारा को आप याद रखिए, खल खुदा का, मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। ये दोस्तों इनका स्लोगन 1857 का था। इसके बाद दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था 1857 का, वो चपाती का रोटी, मतलब चपाती और कमल, इनका जो है प्रतीक चिन्ह 1857 की क्रांति का दिया गया था दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति से, वो ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पॉमस्टन थे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड पॉमस्टन जो है उस समय के तात्कालिक वहां के प्रधानमंत्री थे। अगला दोस्तों 1857 में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, जिसमें कि आपको पता होगा कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे अलग अलग स्लोगन दिया गया था, जो हम लोग 1857 की क्रांति को जब पढ़ेंगे एक चैप्टर के रूप में, तब वहां जानेंगे अलग अलग जगहों से इनका नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन दबाए थे, ये सब चीजें हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति जो है उनको दबाने का काम बहुत जोरों से किया गया था, और 1857 की क्रांति को जो दबाया गया, ये 1858 में दोस्तों, 58-59 में, जब मंगल पांडे को, याद रखिएगा, जब मंगल पांडे को राजस्थान के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया, धोखे से उनको मित्रों के द्वारा धोखा देकर बुलाया गया, और अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़कर दोस्तों उनको फांसी की सजा दे दी।
तब जाकर धीरे धीरे 1857 की क्रांति स्थिर पड़ गई। ठीक है दोस्तों, स्थिर पड़ गई। याद रखिएगा, जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, उनका जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था दोस्तों। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला दोस्तों आइए, अब अगला जो प्रश्न है वो है ये कि अगला जो इनके समय घटनाएं घटी वो 1858 का एक्ट लाया गया था। 1858 का अधिनियम आया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय, और इस अधिनियम के द्वारा जो मुख्य बातें कही गई थी वो दोस्तों देखिएगा। 1857 का जब अधिनियम आया तो इसमें मुख्य रूप से यह किया गया कि जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था, इसको दोस्तों गवर्नर जनरल के पद से हटाकर इसको वाइसराय बना दिया, और पहला वाइसराय बनने का अवसर जो है ये लॉर्ड कैनिंग को ही दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि भारत का पहला वाइसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, तो विलियम बेंटिंग। बंगाल का पहला गवर्नर कौन, तो दोस्तों याद रखेंगे पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे आइए। 1857 की अधिनियम में दोस्तों क्या किया गया कि इसको, ये जो गवर्नर जनरल था इसको वाइसराय का पद दिया गया। दूसरा दोस्तों इसमें काम क्या किया गया, भारत सचिव। भारत सचिव याद रखेंगे, भारत सचिव का एक पद बनाया गया दोस्तों। ठीक है, और इसका मुख्यालय लंदन में बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे भारत सचिव का पद बनाया गया और इसका मुख्यालय लंदन में बनाया गया, और इस पद पर आश्रित होने वाला, इस पद जो है, इस पद को प्राप्त करने वाला पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड स्टैनले। याद रखिएगा, लॉर्ड स्टैनले पहले व्यक्ति बने भारत सचिव के पद पर। इसमें दोस्तों कुल 8 टोटल जो है 15 मेंबर इसमें जो है भारत सचिव में बनाया गया इस अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत, जिसमें कि 8 भारत ब्रिटिश संसद से होंगे और 7 दोस्तों ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य का था। और दोस्तों इसमें जो है भारत सचिव का सबसे जो पद था उनको सबसे प्रधान रूप दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये 1857 के तहत दिया गया। अगला दोस्तों क्या किया गया कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दोस्तों महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्राप्त हुआ था, और उस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। इन चीजों को आप याद रखिएगा, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे देखते हैं। 1858 में एक चीज और हुआ था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी अभी तक भारत में, उसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया था और टोटल प्रशासन ये जो है ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो याद रखेंगे अंतिम रूप से ब्रिटिश क्राउन के पास समस्त शक्तियां कब चली गई, तो 1858 में वहां के महाराज जो थे उनके पास चला गया था, राजा के पास। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों क्या है, 1859 में इन्हीं के समय नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। नील विद्रोह अभी तक के इतिहास में भारत का पहला नील विद्रोह है। बाद में हम लोग नील विद्रोह बिहार के संदर्भ में भी पढ़ते हैं कि गांधी जी उसमें आए थे 1915 में, जो है भारत जब वापस आए थे तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, और उसी चंपारण सत्याग्रह में जो है नील के किसानों से जो जबरन नील की खेती कराई जाती थी, जिसको तिनकठिया व्यवस्था प्रणाली भी कहा जाता है, तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन भारत का पहला नील विद्रोह दोस्तों ये हुआ था 1858-59 में। ठीक है, 1859 में भारत का पहला नील विद्रोह हुआ था दोस्तों, और ये जो विद्रोह हुआ था वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में। ठीक है, याद रखिएगा नादिया जिला। ठीक है, नादिया जिला ये जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम चंपारण का एक जिला है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है नादिया। नादिया जिले में पहली बार नील विद्रोह किया गया था दोस्तों, और इस विद्रोह का जो है, इस विद्रोह का समर्थन एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का एक जो नेता था उसका नाम था दिगंबर विश्वास। याद रखेंगे नील विद्रोह का जो नेता था उसका नाम दिगंबर विश्वास था।
दिगंबर विश्वास के द्वारा एक किताब लिखी गई थी दोस्तों, जिसका नाम था दीनबंधु मित्र। सॉरी, दीनबंधु मित्र जो है दोस्तों नील विद्रोह का नेता था। ठीक है, सॉरी, ये जो है नील विद्रोह का नेता दीनबंधु मित्र था। इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण, ठीक है, याद रखिएगा, नील दर्पण। नील दर्पण से दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने किया था दोस्तों। ये परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने किया था दोस्तों। इनके नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास थे। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। और भारत का पहला नील विद्रोह नादिया जिले में हुआ था दोस्तों। नादिया जिले से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बनते हैं। ये बनता है कि दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में कीर्तन का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारत में जो है कीर्तन का जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी नादिया जिले में ही हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु का जो वास्तविक नाम था वो निमाई दास था दोस्तों। याद रखेंगे, निमाई दास चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था। और इनका भी जन्म नादिया ही जिले में हुआ था। एक चीज और देखेंगे दोस्तों, नादिया एक्सप्रेस के नाम से भारत में किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मिताली राज को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी नादिया जिले की ही रहने वाली हैं, मिताली राज, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सभी चीजों का याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। आगे ये है दोस्तों, भारत में लॉर्ड कैनिंग के ही समय पहली बार टैक्स लगाने की व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। टैक्स जो है ये पहली बार आयकर, ठीक है, आयकर टैक्स मतलब इनकम टैक्स जो है ये लगाने की शुरुआत भारत में ये जो है लॉर्ड कैनिंग के ही समय किया गया था। बाद में दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट करके 1880 में, ठीक है, 1880 में इसको फिर पुनः ये किया गया था विल्सन के द्वारा। और फिर जो है इनको ये जो है दोस्तों 24 जुलाई को, याद रखेंगे, 24 जुलाई को हम लोग प्रत्येक साल इनकम टैक्स डे बनाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स डे हम लोग प्रत्येक 24 जुलाई को मनाते हैं। और दोस्तों ये एक अप्रत्यक्ष कर है। आपको पता होगा कि बाद में दोस्तों 2017 में 1 जुलाई को 2017 को भारत सरकार जीएसटी लेकर आ गई, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी ला दी। और अब जो है सबसे बड़ा जो टैक्स का स्लैब है ये जो है जीएसटी के दायरे में आती है दोस्तों। ठीक है, तो 1 जुलाई 2000 को जीएसटी लाया गया था, इसलिए हम लोग 1 जुलाई को प्रत्येक साल जीएसटी दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, 24 जुलाई को इनकम टैक्स दिवस और 1 जुलाई को जो है हम लोग मनाते हैं जीएसटी दिवस। ठीक है, तो याद रखेंगे इनकम टैक्स की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग के समय ही की गई थी। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो है दोस्तों ये विल्सन, भारत में पहली बार बजट रखने का जो श्रेय दिया जाता है वो जेम्स विल्सन को दिया जाता है। ठीक है, जेम्स विल्सन, ठीक है, जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन्होंने 1860 में पहली बार एक बजट रूपी एक लेखा जोखा का आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको बजट प्रणाली का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। बजट शब्द जो है दोस्तों हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। हाँ, बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरणी की चर्चा की गई है दोस्तों। हम लोग आम चाल की भाषा में हम लोग बजट बोल देते हैं, लेकिन बजट शब्द की चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द की चर्चा नहीं, वित्तीय वार्षिक विवरणी की चर्चा की गई है अनुच्छेद 112 में दोस्तों। और भी सवाल जो बजट से है वो हम लोग देख लेते हैं। बजट से दोस्तों एक सवाल ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने तैयार किया था, किसने पेश किया था? तो आर षणमुखम सेठी के द्वारा किया गया था।
आर सन्मुखम सेठी के द्वारा भारत में पहली बार बजट जो है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। इसके बाद प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो जॉन मथाई के द्वारा दोस्तों किया गया था। याद रखिएगा आप, ये जो है फरवरी 1950, याद रखिएगा फरवरी 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पहला गणतंत्र बजट पेश किया गया। और इसी गणतंत्र बजट में दोस्तों, पहला गणतंत्रिक बजट में जो है योजना आयोग के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। ठीक है, इसी जो है बजट में योजना आयोग का भी प्रस्ताव रखा गया था। बाद में जो है 15 मार्च, याद होगा आपको, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन हो जाता है। लेकिन दोस्तों योजना आयोग बाद में आपको पता होगा कि 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 को भंग कर दिया जाता है। और इसी के जगह 1 जनवरी 2015 को एक नई चीजों का आगमन होता है हमारे जो है इन सभी योजनाओं के जगह पर, जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, याद रखिएगा नीति आयोग, इन्हीं के जगह एक नीति आयोग आता है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे दोस्तों, याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया, जबकि इनके पहले सीईओ श्री सिद्धू खुल्लर थे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें और भी बजट से संबंधित 1-2 प्रश्न और जो बन सकता है उसको देख लेते हैं। बजट ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए थे जिन्होंने बजट को पेश किया, तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने बजट को पेश किया। ऐसा एक और प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी पहली महिला कौन थी, महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया, तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री और तात्कालिक जो है उस समय वित्त मंत्री का भी पद इन्हीं के पास था। तो ये इंदिरा गांधी पहली महिला बजट पेश करने वाली थी। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन थी, तो ये जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीमती निर्मला सीतारमन पहली महिला, पूर्ण रूप से पहली महिला जो बजट पेश की थी एक वित्त मंत्री के तौर पे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो मुरारजी देसाई। याद रखेंगे, मुरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार अभी तक बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम किया है। और दोस्तों एक प्रश्न और भी बनता है कि कौन ऐसे वित्त मंत्री थे या कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जन्मदिन पर जो है बजट पेश किया, तो ये दोस्तों मुरारजी देसाई ही थे। ठीक है, इतने चीजों का आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। अगला दोस्तों ये है कि हम लोग देख रहे थे कि उच्च न्यायालय, इसमें जो है उच्च न्यायालय का भी गठन किया गया था। किनके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। 3 शिक्षण संस्थान, बाद में हम लोग जब डलहौजी पढ़ रहे थे तो इन्होंने 3 शिक्षण संस्थान, जब मैग्ना कार्टा हम लोग वुड डिस्पैच एक्ट को पढ़ रहे थे तो उन्होंने सुझाव दिया था कि 3 जो है शिक्षण संस्थान हो। तो उसी तरह जो है उसी के तर्ज पे 3 उच्च न्यायालय का गठन भी भारत में पहली बार करने का प्रस्ताव लॉर्ड कैनिंग के ही समय आया और इन्होंने लागू भी किया। ये 3 जगह था दोस्तों, आपको पता होगा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कारण यह है दोस्तों, ये 3 प्रेसिडेंसी हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में रहा था, हमेशा तीनों पर इन्होंने ज़्यादा अधिकार किया। इसी वजह से तमाम चीज़ें आप देखेंगे कि ज़्यादा बम्बई, मद्रास और फिर ऐसे याद रखेंगे। ये जो है बम्बई मद्रास वाला जो है, एक यहाँ हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये बम्बई का हो गया, ये हो गया मद्रास का हो गया, और ये हो गया दोस्तों आपका यहाँ जो है ये हो गया कलकत्ता का। ये दोस्तों जो है ऊपर कलकत्ता का। ये तीनों प्रेसिडेंसी पर हमेशा शुरू से ही दोस्तों इन्होंने कायम किया था अपनी प्रभुत्व को, इसीलिए दोस्तों यहाँ ये हर चीज़ों को करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 3 उच्च संस्थान जो है, इन्हीं 3 जगह पर 3 उच्च संस्थान भी इन्होंने लागू किया था, 3 विश्वविद्यालय भी इन्होंने बनाया था। तो 3 जो है सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, और 3 जो है इन्होंने उच्च न्यायालय के बाद 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और ये
बम्बई, इन 3 जगहों पर इन्होंने लगाया था। और दोस्तों इनसे जो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित और भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि इन्हीं के समय पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम दोस्तों ये होता है विभागीय प्रणाली, मतलब जो विभाग का बंटवारा होता है उनको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के ही समय किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, लॉर्ड एल्गिन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद सर जॉन लॉरेंस के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, फिर जो है मेयो पढ़ेंगे, उसके बाद लिटन पढ़ेंगे दोस्तों। ऐसे ही चीज़ों को और हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक धन्यवाद।